ज्यादा मत बोलो, माहौल मत खराब करो। लेकिन लगभग 50+ हम लोग सील कर चुके कितने और हैं सर ऐसे जो भी कार्रवाई आप हैं और हैं, लगभग इससे ज़्यादा ही हैं, उस पर हम लोग करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आप शोध न मचाए, आएगा बहुत अच्छा। तो टीचर्स जो है उससे सहमत नहीं है, उससे नहीं इसे कर ही नहीं पाएंगे। 90% कोचिंग सेंटर नहीं कर पाएंगे इसको पूरा। तो जो थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, तभी चीज़ें ओपन होंगी, अगेंस्ट लॉ नहीं होने की। कोई फैसला नहीं हुआ, वही इनकी पुरानी बातें हैं। आश्वासन दिया है इस चीज़ का कि 15-20 दिन में या 25 दिन में कोई अच्छी खबर आएगी, आप थोड़ा वेट करिए। घरों में पढ़ाने वाले जो युवा वर्ग है या जो महिला वर्ग है उनको ट्यूशन पढ़ाने की 10 बच्चे 15 बच्चे पढ़ाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए। नहीं, रेजिडेंशियल के लिए उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने साफ बोला है कि रेजिडेंशियल जो हैं उन्हें आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा आपको, तभी आप चला सकते हैं। तो इससे लग रहा है कि जो हम रेंट पे लेके बिल्डिंग पढ़ा रहे थे वो तो कोचिंग इस समय कोचिंग का भविष्य ज़्यादा बढ़िया है नहीं अब आगे। 80 से 90% अगर आप देखें तो ट्यूशन सेंटर वाले कौन हैं? वो छात्र छात्राएं हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और वो किसी तरह से अपनी फ़ीस का जुगाड़ करने के लिए आसपास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़ी समस्या उन्हीं लोगों के सामने है। अगर उनको ये कह दिया जाएगा कि आप यहाँ से नहीं पढ़ा सकते, आप कॉमर्शियल में शिफ्ट हो जाइए, कॉमर्शियल के लाखों के रेंट वो कहाँ से देंगे? अगर उन पर इतना पैसा होता तो वो ट्यूशन ही क्यों पढ़ाते? लोहे के गेटों के पास ही इनके सारे शॉर्ट सर्किट हुए पड़े। आप ही बताओ, हमसे तो बुरी लचर सुविधा है इनकी। ये कार्रवाई सब पर है। उन्होंने ये कहा कि यदि आप अपने घर से भी पढ़ा रहे हैं, कोई आप छोटा बोर्ड भी लगाया है तो आप पर भी कार्रवाई होगी, आप नहीं कर सकते। अभी फिलहाल जो ये कोचिंग है ये खुलती हुई नजर नहीं है। हम तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। चल रहा है जो बात निकल के आई कि मैक्सिमम टीचर्स जो है वो सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप हमारा YouTube चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वैभव त्रिपाठी। मेरी मौजूदगी इस समय MDA के दफ्तर में है और लगातार 2-3 दिनों से यहां पर टीचर्स लगातार आ रहे हैं और वजह सिर्फ एक, पहले राउंड में MDA ने 47 कोचिंग सेंटरों को सील किया। कार्रवाई लगातार जारी है और कई कोचिंग सेंटरों को सील किया, ताला लगा दिया और वजह है लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद ये सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सर 2-3 दिन से लगातार आप लोग MDA आ रहे हैं, हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी जी। आज VC सर से मीटिंग है, आपका एक डेलीगेशन गया हुआ है और खबरें ये भी आई कि कुछ टीचरों को हाउस अरेस्ट भी किया गया था। हाँ, हाउस अरेस्ट में ही किया गया था। सुबह मैं था और मुकेश सर हैं, वो हम दोनों लोग जो है यहाँ सब लोगों के सहयोगात्मक रवैये के लिए मेरठ रेगुलर हैं। मैं राहुल, अध्यक्ष मेरठ कोचिंग एसोसिएशन। तो कहीं ना कहीं से प्रशासन को ये था आज अंदेशा कि हम लोग DM साहब के यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। उसी के मद्देनज़र आज सुबह से ही जो है हाउस अरेस्ट करने का प्रोग्राम रखा गया और मुझे जो है सुबह 9 बजे के आसपास हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। सर आज VC से आप लोगों की मीटिंग हुई, क्या कुछ फैसला है? देखिए, फैसला कुछ नहीं, VC साहब ने कहा है कि जो चीज़ MDA में अप्रूव्ड है उसके अनुसार चलाइए और जो अभी शासन से ऊपर से आएगा, अथॉरिटी से आएगा, जो भी उसे फॉलो करेंगे। आगे निर्मिति होगी, मतलब लोगों के कोचिंग खुलेंगे और अभी जो सील लग गई हैं तो समय लगेगा, समय का इंतजार किया। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आप शोध न मचाए, आएगा बहुत अच्छा। मतलब अभी फिलहाल जो ये कोचिंग है ये खुलती हुई नज़र नहीं है। कोचिंग खोलने के लिए आलो कोचिंग खोलने के लिए उन्होंने सिस्टम बना दिया, कॉमर्शियल है तो उसके लिए आपको एक हेल्प डेस्क बना दी है कि आप उसके लिए ये एक्टिविटी करो, आप थोड़ा सा ये करोगे तो हम आपको कोचिंग खोलने की इजाज़त दे देंगे, ये लट जाएगी। तो जो थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, तभी चीज़ें ओपन होंगी, अगेंस्ट लॉ नहीं होने की। सर कुछ जो है कोचिंग चल रही है जो रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल में है जिसमें 10-20 बच्चों का बैच है, तो क्या उनकी कोचिंग चल पाएंगी? नहीं, रेजिडेंशियल में भी सर ने ये कहा है कि उसकी लैंड यूज़ को देखना है, लैंड यूज़ के बाद क्या इफेक्ट आता है उसका, क्या वहाँ कोचिंग चलाने के लिए वो है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो, अपने उसमें अप्लाई कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। रेजिडेंशियल भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन लैंड यूज़ पर डिपेंड करता है। टीचर्स इस फैसले से खुश हैं? हाँ, टीचर को तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी, बिल्कुल टीचर सभी लोग संतुष्ट हैं कि जो जो चीज़ें उन्हें पूछनी थी उनकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई बिल्कुल। सर आप भी थे इस मीटिंग में? जी सर। क्या फैसला आया? और देखिए, आश्वासन दिया है इस चीज़ का कि 15-20 दिन में या 25 दिन में कोई अच्छी खबर आएगी, आप थोड़ा वेट करिए। तो अभी तो थोड़ा हमें वेट ही करना पड़ेगा इसके लिए। क्या बाकी टीचर्स, चूंकि एक कोचिंग की बात नहीं है, यहाँ पर 50 से ज़्यादा कोचिंग सील हुई है, तो क्या जो बाकी टीचर्स हैं वो सब साथ रहेंगे? सर देखिए, हम तो सब साथ में ही हैं, हम सब साथ में ही हैं और
बस हम इंतज़ार ही कर सकते हैं, इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास में। फिलहाल ये जो कोचिंग बंद हुई हैं वो खुलेंगी नहीं? सर अभी तो कुछ इन्होंने नियम भी बताए हैं कि इस तरीके से आप कोचिंग खोल सकते हैं, और अब देखते हैं हम लोग कितने नियमों को पूरा कर पाते हैं, वो तो अभी आगे देखते हैं, देखना पड़ेगा हमें। दोस्तों, मीटिंग वीसी के साथ टीचरों की मीटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब इनका अगला कदम क्या होगा। सर, आप मीटिंग में तो नहीं थे, लेकिन अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मीटिंग में क्या हुआ। क्या टीचर्स मीटिंग, पहले आप ये बताइए कि मीटिंग में क्या हुआ और क्या टीचर्स उससे सहमत हैं? देखिए, मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं भी काफ़ी टाइम से ट्यूशन पढ़ाता हूँ और 15-16 साल से मैं मेरठ में ट्यूशन दे रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में ही पढ़ाया है, कॉलेज में ही पढ़ाया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ट्यूशन और कोचिंग हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। हमारे घरों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या जो 12th पास स्टूडेंट हैं, वो अपने घरों में 10-10, 5-5 बच्चों को ट्यूशन देते हैं, और जो कोचिंग सेंटर है वो 100 बच्चे, 400 बच्चे, 500 बच्चे पढ़ाते हैं। तो जो घरों में ट्यूशन पढ़ाने वाली महिलाएं हैं या स्टूडेंट हैं या छोटे छोटे टीचर हैं, आप उन पे अगर पाबंदी लगा देंगे या उनको ये कहेंगे कि आप जा कर के अच्छी बिल्डिंग, अच्छी जगह पे पढ़ाइए, तो इतनी फ़ीस भी नहीं होती कि वो अपना ये कर पाएँ। तो ये प्रशासन की बहुत ही गलत कार्रवाई है कि वो घरों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए इस पे रोक लगा रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं बहुत ही गलत तरीके से कि जो कोचिंग है वो सील किए जा रहे हैं, बिना नोटिस दिए सील किए जा रहे हैं। ये गलत कार्रवाई है। मुझे लगता है कि आज के समय में कोई भी एक मंत्री या हमारे मुख्यमंत्री साहब या प्रधानमंत्री या कोई भी अगर बड़े नेता हैं, समाज सेवी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी मुझे लगता है कि हमारे अपने जो पुराने टीचर रहे हैं उनसे ट्यूशन पढ़ के आगे बढ़े हैं। कोचिंग क्लासेस जो शब्द है वो आज के टाइम में हमारे सामने देखने को मिल रहा है, पर पहले सभी जो लोग थे वो सब ट्यूशन ही पढ़ते थे और हर एक अध्यापक अपने बच्चों को स्कूल के बाद में घर पे ट्यूशन पढ़ाते थे और कभी कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। पर आज के टाइम में ये कहा जा रहा है कि आप घर पे 10 बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको परमिशन नहीं है, तो ये तो गलत है। अगर ऐसा आप करेंगे तो जो महिला सशक्तिकरण है या जो बेरोज़गारी है या जो हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग है उसको आप रोज़गार कैसे देंगे? नहीं, अभी जो मीटिंग में फैसले हुए आप उससे सहमत हैं? मीटिंग में जो फैसले हुए हैं उसमें इतनी सख्ती मतलब दिखाई जा रही है कोचिंग चलाने वाले अध्यापकों पर, टीचरों पर और साथ में जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं घर में उन पर, कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। सहमत नहीं है? उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। और जो हम जो भी बेरोज़गार वर्ग है यानी जो युवा वर्ग है जो शिक्षा प्रोवाइड कराता है यानी कि ज्ञान देने का काम कर रहा है, उनके साथ ही एक तरीके से तानाशाही की जा रही है। जिस मानचित्र के द्वारा सील की जा रही हैं कोचिंगें, 99% या 95% मानचित्र को फॉलो नहीं करता है मेरठ का जितना भी पूरा क्षेत्र है, उसके बावजूद भी कोचिंगों को सील किया जा रहा है मानचित्र के आधार पर। हम चाहते हैं कि मानचित्र के आधार पर कार्रवाई ना करके सिर्फ सुरक्षा मानकों के आधार पर कार्रवाई की जाए। अगर किसी के पास सुरक्षा मानक पूरे नहीं हैं तो उनके कोचिंग सील कर दिए जाएं, और अगर किसी के सुरक्षा मानक पूरे होते हैं तो उनके कोचिंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और घरों में पढ़ाने वाले जो युवा वर्ग है या जो महिला वर्ग है उनको ट्यूशन पढ़ाने की, 10 बच्चे 15 बच्चे पढ़ाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए। हाँ जी, मीटिंग में मैं नहीं था, लेकिन सारी चीज़ें जो मीटिंग के अंदर जैसी चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ों को पता है हम लोगों को। तो आपका एसोसिएशन या आपके जो जितने टीचर्स हैं वो सहमत हैं इससे जो फैसले हुए हैं मीटिंग में? हम लोग ना ये सहमत किया है, जो मानचित्र वाला मामला है, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल वाला मामला है, और उसमें भी जो मानचित्र वाला मामला है उसमें हम लोग सहमत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम नहीं करा सकते, क्योंकि 30-40 साल से हम लोग कोचिंग चला रहे हैं और उसमें वही रेजिडेंस, वो जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड कैसे वो मानचित्र। इनका कहना ये है कि रेजिडेंशियल में कोचिंग नहीं चलेगी। रेजिडेंशियल में कोचिंग चलाने को ये लोग साफ साफ मना कर रहे हैं। कॉमर्शियल में चल सकती है? कॉमर्शियल में चल सकती है। कॉमर्शियल में भी जो मानचित्र है, जो उसका नक्शा है, उस नक्शे को हमें पास कराना होगा, मतलब उसमें ओब्लिक कोचिंग लिखाना होगा।
उसके नॉर्म्स पूरे करने होंगे, उसमें भी नॉर्म्स हैं बहुत सारे। तो टीचर्स जो है उससे सहमत नहीं है, उससे नहीं इसे कर ही नहीं पाएंगे। 90% कोचिंग सेंटर नहीं कर पाएंगे इसको पूरा। मैम आप थी इस मीटिंग में, जो भी वीसी से बात हुई, जो फैसला लिया गया, क्या टीचर का जो एसोसिएशन है इससे सहमत है? सहमति वीसी सर से तो जिसने जो क्वेश्चन पूछा वीसी सर ने बड़े आराम से उसका आंसर किया है। जो जो हमारे पॉइंट्स थे सब सर ने क्लियर किए हैं। सर ने आश्वासन भी दिया है कि आगे जाके शायद कुछ राहत भी मिल जाए, बट सर ने एक ही बात कही है कि अपने नॉर्म्स पूरे कीजिए। उसके अलावा उन्होंने कोई हमें ऐसी राहत नहीं दी है कि अगर हम कुछ शपथ पत्र में लिख के दे दें कि हाँ भाई नहीं, मतलब संस्थानों के लिए मानक पूरा करने के लिए पर हमें थोड़ा ओपन करने के लिए परमिशन दी जाए, तो नहीं। पहले आप लीगल प्रोसेसिंग बताइए उन्होंने। सवाल तो ये भी उठता ना मैम कि जो छोटे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ 10-20 बच्चों का बैच होता है, वो कैसे कॉमर्शियल में जाएंगे, वो कैसे सारे नॉर्म्स पूरे करेंगे? नहीं, रेजिडेंशियल के लिए उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने साफ बोला है कि रेजिडेंशियल जो हैं उन्हें आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा आपको, तभी आप चला सकते हैं। अध्यक्ष जी, अब फाइनली मीटिंग भी हो गई और यहाँ जो अध्यापक सब बैठ करके आपस में बात विमर्श अपना सब हो गया। अभी क्या फैसला निकला अध्यापकों का? अभी देखिए, जिस तरह की स्थिति एमडीए के समर्थ अधिकारियों ने दी है, उसके अनुसार तो लग रहा है कि जनरल वे में जल्दी से कोई कोचिंग करा नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या आ रहा है कि हमारी अपनी कोई भूमि नहीं है, अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। हम सब लैंडलॉर्ड से रेंट पर लेकर ही पढ़ा रहे हैं। और लैंडलॉर्ड क्यों चाहेगा कि वो अपने मैप में अमेंडमेंट कराए, क्यों चेंजेस कराएं? तो इससे लग रहा है कि जो हम रेंट पे लेके बिल्डिंग पढ़ा रहे थे, वो तो कोचिंग इस समय कोचिंग का भविष्य ज़्यादा बढ़िया है नहीं अब आगे। नहीं, इतने जो टीचर्स रेजिडेंशियल में पढ़ा रहे थे, अपना 10-20 बच्चों का बैच लेके वो पढ़ा रहे थे। अब इनका कहना ये है कि साहब रेजिडेंशियल में नहीं चलेगी, तो वो बच्चे और वो क्या होगा उनको? देखिए, दो मेन मुद्दे यहाँ एमडीए की तरफ से। एमडीए ने कहा कि हमारा उद्देश्य, हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ भवन और नक्शे से है। हमें अन्य कोई जो योजनाएं हैं, फायर है या दूसरी चीज़ें, अग्नि सुरक्षा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो जाने या जिलाधिकारी महोदय जाने। उन्होंने कहा कि जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल में तो कोचिंग चलने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कमर्शियल में जिन मानचित्र में ऑफिस या कोई हॉल या इस तरह की चीज़ आइडेंटिटी दी हुई है, उस आइडेंटिटी को आके अपना मैप जो है वो इम्प्रूव करा लें। उसके लिए हम यहाँ है कि हेल्प डेस्क बना देंगे और आप अपने जो भवन स्वामी हैं उनसे मानचित्र ले लें और मानचित्र लेने के बाद में उसमें चेंजेस आएँ। आप अध्यक्ष हैं, क्या टीचर्स इससे सहमत हैं, इस फैसले से? देखिए, जहाँ तक मैं बता दूँ आपको, मैक्सिमम जो हमारे साथीगण हैं वो इस फैसले से राजी नहीं हैं, सहमत नहीं हैं। वो कहने कि एक बार हमें ज़रूर जिलाधिकारी महोदय से मिलना होगा और हम इसके बारे में एक बार दो टूक बात माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से करेंगे, ताकि चूँकि ज़िले के मालिक जिलाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स वालों के लिए उनका हृदय पसीजे और वो हमें जो है रिलैक्सेशन दें। वीसी साहब ने ये किया कि साहब कार्रवाई अभी चलती रहेगी, 50+ सील कर दिए हैं और अभी इससे और ज़्यादा बचे हैं, उसको भी सील किए जाएंगे। हाँ, देखिए, कार्रवाई के लिए हमने उस पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, हम चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन चेंजेस ऐसे तो हों जो हमारी जद में हों। जब हमारी जद में ही नहीं है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे? ये मान लीजिए कहें कि भाई यहाँ एक्स्ट्रा जीने की व्यवस्था करिए, एग्ज़िट और एंट्रेंस जो अलग अलग करिए, बिल्कुल कर लेंगे। फायर के इंस्ट्रूमेंट्स लगा लीजिए, कर लेंगे। लेकिन लैंड लॉर्ड से मैप लें, वो सारी चीज़ें चेंजेस कराएं, ये तो अभी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब फाइनली सोल्यूशन जो है वो यही निकल रहा है, जो बात निकल के आई कि मैक्सिमम टीचर्स जो है वो सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं है। हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं। सर, आप भी लगातार एक्टिव हैं टीचरों के साथ, और इसके बाद अब क्या होगा? क्या सहमत है टीचर्स फैसलों से? नहीं, कोई समाधान अभी निकला ही नहीं है। देखिए, जो वीसी साहब से मीटिंग हुई है तो उन्होंने कहा है कि दो टूक में उन्होंने कहा कि मैं नॉर्म्स के अलग नहीं जा सकता, मैं या तो नॉर्म्स से चलूँगा या जो शासन का आदेश है मैं उसके हिसाब से चलूँगा। तो कोई राहत यहाँ किसी टीचर को मिली नहीं है। इनमें से अधिकतर टीचर वो हैं जिनकी बिल्डिंग सील हो गई हैं, उनके सामान, उनके डिजिटल बोर्ड, पढ़ाने के बोर्ड, कैमरे, वो सब कुछ अंदर है।
तो डीएम साहब का जो आदेश था कि तब तक कम से कम आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तो वो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि बिल्डिंग ही सील कर दी गई है। टीचर्स ने ये भी प्रार्थना की कि कम से कम हम कोई ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पे नहीं देंगे, हम बच्चों को भी यहाँ पर नहीं बुलाएंगे, कम से कम आप हमें इतना तो परमिशन दे दीजिए कि हम यहाँ से खोल के अपने ऑफिस के अंदर से ऑनलाइन पढ़ा सकें। लेकिन उस पर भी सहमति बनी नहीं। हमारी अभी पीसी हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वीसी से सवाल पूछा गया कि साहब आप उनको सामान निकालने की अनुमति देंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है हमारे अधिकारियों के साथ जाइए और सामान निकाल लीजिए। उन्होंने ये कहा कि सामान निकाल लीजिए, लेकिन सामान निकालने के लिए हमारे यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, हमारे यहाँ से एक आदमी जाएगा, वो आपका सामान निकलवाएगा। लेकिन आप अपने कोचिंग से ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा सकते, कोचिंग से पढ़ाने के लिए मना कर दिया है। यानी घर से पढ़ाइए। हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ाना है तो घर से पढ़ाइए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना सर कि जो छोटे कोचिंग वाले हैं, जो 10-20 बच्चों का बैच रेजिडेंशियल में पढ़ाते हैं कि साहब बच्चों का भी फ़ायदा हो जाता है कि कम फीस में उनको शिक्षा मिल जाती है और उनको कम रेंट देना पड़ता है, अब वो कहाँ जाएंगे? उनको तो पूरी तरीके से मना कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या ही उनकी है। हमने यही प्रार्थना उनसे की। 80 से 90% अगर आप देखें तो ट्यूशन सेंटर वाले कौन हैं? वो छात्र छात्राएं हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और वो किसी तरह से अपनी फ़ीस का जुगाड़ करने के लिए आसपास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़ी समस्या उन्हीं लोगों के सामने है। अगर उनको ये कह दिया जाएगा कि आप यहाँ से नहीं पढ़ा सकते, आप कॉमर्शियल में शिफ्ट हो जाइए, कॉमर्शियल के लाखों के रेंट वो कहाँ से देंगे? अगर उन पे इतना पैसा होता तो वो ट्यूशन ही क्यों पढ़ाते? वो भी शायद इस तरीके से कोई IAS वगैरह की तैयारी करते। वो नहीं कर पाए, उनके साधनों की कमी रही, बस किसी तरह अपना घर चलाने के लिए, तभी वो आसपास के बच्चों को पढ़ा के अपने किसी तरह काम चलाते हैं। आप देखिए जो गृहिणी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो अपने आसपास कुछ बच्चों को लेते हैं, वहाँ से पढ़ा के अपने घर में सहयोग करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप ये कह देंगे कि नहीं सभी उठ के कॉमर्शियल में जाइए और कॉमर्शियल में जाके पढ़ाइए, और कॉमर्शियल में भी तब जब कॉमर्शियल में भी आप ये मार्क करवा लें कि ये एजुकेशन के लिए है, जबकि GST डिपार्टमेंट हम लोगों पे 18% GST लगाता है कोचिंग वालों पे, और वो कहता है हम आपको एजुकेशन में नहीं मानते, आप तो कॉमर्शियल में हैं। तो अभी तो सरकारी विभागों में भी आपस में बहुत ही ज़्यादा मतैक्य नहीं है। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराने वाली कोचिंगों पर कार्रवाई हो रही है या फिर जो 1 से लेकर 12 तक या कोई भी जो छोटे ट्यूशन चलाते हैं 8-10 बच्चों को, महिलाएं हों पुरुष हों, घर पे पढ़ाते हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई है? ये कार्रवाई सब पर है। उन्होंने ये कहा कि यदि आप अपने घर से भी पढ़ा रहे हैं, कोई आप छोटा बोर्ड भी लगाया है तो आप पर भी कार्रवाई होगी, आप नहीं कर सकते। आप घर पे भी कोई छोटा बोर्ड लगा के 7-8 बच्चे नहीं पढ़ा सकते, मना किया है उन्होंने। टीचर्स में भी सर दो खेमा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि साहब हम सहमत हैं, हम इसी तरीके से रहेंगे और नॉर्म्स पूरे करेंगे, और मेजॉरिटी जो है वो असहमत दिख रही है। देखिए, हमारी प्रार्थना तो ये है कि सरकार बेसिकली गरीब के लिए होती है, कानून सबके लिए होता है, लेकिन सरकार की जो पहली जिम्मेदारी है वो गरीबों के लिए है, वो उन लोगों के लिए है वो जो पंक्ति में थोड़ा पीछे खड़े हैं। देखिए, जो समर्थ लोग हैं उनकी आपने एक बिल्डिंग सील की, शायद वो नई बिल्डिंग खरीद के दोबारा भी बना दें, लेकिन जो असली हमारी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो सहायता मांग रहे हैं, वो उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो किसी तरह 20 बच्चे 25 बच्चे अपने रेजिडेंशियल एरिया में पढ़ा के किसी तरह से काम चला रहे हों, लेकिन उसमें कोई भी अभी हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही है। भैया, आप आज थे पूरे दिन यहाँ पर, वीसी के साथ मीटिंग हुई, आपका डेलीगेशन गया, मिला, क्या कुछ फैसला हुआ और आप सहमत हैं कि नहीं? कोई फैसला नहीं हुआ, वे ही इनकी पुरानी बातें हैं, बस थोड़ा सा लोगों को गुमराह कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे कि नॉर्म्स ये करो वो करो। हमने इनसे बोला कि जो नॉर्म्स आपने अपने पूरे कर रखे वो नॉर्म्स हम पूरे करने को तैयार है। जैसे कि आपने सिलेंडर वगैरह लगा रखे, यानी कि फायर के अलार्म वगैरह है, हम ये सब पूरे करने को तैयार है। आप एक बात बताओ, हमसे बोल रहे कि फायर के NOC लो, चलो ठीक है बात वो उनकी। आप बताओ क्या आपके यहाँ पे है कि 10,000 लीटर की यहाँ कोई टंकी है, फायर का कोई यहाँ पे पाइप है? मैंने कि यहाँ पे इतना बुरा हाल है शॉर्ट सर्किट का, ये लोहे के गेट लगे हुए हैं, दिखाओ इनके पास में खुद जो वायर वगैरह है वे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हुए। कोई किसी दिन कोई दुर्घटना तो यहाँ भी हो सकती है। इसमें बिल्डिंग में हमसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ एक एग्जिट है, इनसे ज़्यादा हम नॉर्म्स पूरे कर रहे, पर ये अपनी मनमानी कर रही है। ये सोच रहे कि बहुत बुरी, इन्होंने कोचिंग संस्थान वालों की बहुत बुरी हालत कर दी। ये किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने आज भी अपनी वही बात पे रहे कि नहीं ऐसे ही होगा। हमने इनसे बोला कि भाई जो तुम्हारे पास नॉर्म्स हैं हम वो पूरे करने के तैयार हैं, तो इन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज कर दिया, वहाँ से उठ कर चले गए VC साहब। नहीं, अब आगे जो टीचर्स हैं या जो लाइब्रेरी, जैसे आप लाइब्रेरी चलाते हैं जी, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या अगर आप इनके फैसले से सहमत नहीं है तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या बंद ही रहेगी लाइब्रेरी? नहीं, लाइब्रेरी बंद। हम जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे कल, उनसे बात करेंगे। तो भैया ना तो फिर जी हमारा एक ही लास्ट ऑप्शन बचेगा, हम DM ऑफिस में जाकर बैठेंगे। आप एक बात बताओ, हमारा तो जो ये आजीविका का स्रोत है यही बंद हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ। 90% मेरठ में जो कोचिंग संस्थान है, लाइब्रेरी है, वे सब किराए पे बनी हुई है, आपको भी पता होगा।
10% लोग ऐसे हैं जिनका खुद का है, वो कैसे फायर की एनओसी करवा लेगा। अब हमने इनसे बोला कि भाई जो हमारे फायर के वे है बेसिक रूल है हम उन्हें फॉलो करने को तैयार है, वे बात नहीं सुन रहे हैं हमारी। आप बताओ, जिसने किराए पे ले रखी वो कैसा है वो करेगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम भाई इनके सारे रूल मानने को तैयार है, भाई जो आपके पास यहाँ पे फायर का इंस्ट्रूमेंट जो भी सामान है हम वो चीज़ें हमारे पास भी उपलब्ध है, इनसे अच्छे उपलब्ध है, इनसे अच्छे सर्किट है हमारे पास। इनके तो सारे शॉर्ट सर्किट हैं, लोहे के गेटों के पास ही इनके सारे शॉर्ट सर्किट हुए पड़े। आप ही बताओ, हमसे तो बुरी लचर सुविधा है इनकी। इन्होंने बोला कि चार फीट का जिन्ना होना चाहिए, आप नाप लो, इनका 3 फीट का जिन्ना है। इनसे बड़े, इनसे ज़्यादा एग्जिट हमारे पास है, फिर भी इन्होंने हमसे बोल दिया कि भाई लाइब्रेरी नहीं खुलेगी आपकी। साफ साफ हमसे मना कर दी कि आप जाइए वरना हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। बिना नोटिस के लाइब्रेरी सील कर दी। बिना नोटिस के कोई ऐसा होता है कि कोई नोटिस बिना दिए जाके डायरेक्ट सील लगा दी? आप ही बताओ, ये सही हो रहा है? आज जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि साहब आप जो है रेजिडेंशियल में तो आप चला नहीं सकते कोचिंग या कुछ भी, अगर कॉमर्शियल में है तो कुछ आपको पास कराना पड़ेगा कि साहब ऑफिस पास करा लो या लाइब्रेरी पास करा लो या कोचिंग पास करा लो। तो पास कराने में क्या दिक्कत है? पास तो करा ले। हमने इनसे बोला कि हमें कुछ टाइम दो, वो चीज़ें हम करने को तैयार है। हम जो इनके नियम वगैरह उनसे हम पीछे नहीं हट रहे बिल्कुल। हमने बोला कि जो जैसा आप बोलोगे हम करने को तैयार है, पर हमें कुछ टाइम भी तो दो। आप बताओ, जैसे कि रेंट पे लाइब्रेरी वगैरह है, कोचिंग सेंटर है, उनका तो रेंट जा रहा। हम इनसे मना नहीं कर रहे, हम करें कि हम उसमें जी टाइम लगता है थोड़ा, हमें टाइम दो, हम वो सब पूरा करने को तैयार है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उठ के चले गए बस। उनको नहीं ऐसे नहीं होगा, आप जाइए। ऐसे थोड़ी होता है। कल हम जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है ठीक है, वरना तो जी हम डीएम ऑफिस पे बैठेंगे सब, लाइब्रेरी वाले, कोचिंग सेंटर वाले, क्योंकि हमारे पास और कोई बचा नहीं। हम तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। आप बताओ, 30-32 साल में किसी भी कोचिंग सेंटर पे कोई हुआ है ऐसा अग्निकांड हुआ? ये भी जो हुआ है ये दिखा रहे हैं कि वो कोचिंग सेंटर, वो कोई कोचिंग सेंटर नहीं था जहाँ पे ये घटना घटी है। हम भी उसे मानते, बहुत दुखद वो घटना है। वो एक 3D एनिमेशन गेम का सेंटर था, वहाँ पे वो आग लगी है, उसे कोचिंग सेंटर बता रहे। आप एक बात बताओ, आप मेडिकल कॉलेज जाओ मेरठ, वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ पे ना तो फायर का कोई इंतजाम है, ना वहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है। उन्हें भी बंद कर दो आप, बहुत से मॉल हैं उन्हें बंद कर दो। बस कोचिंग सेंटरों पर एक तरफा कार्रवाई करी जा रही, ये एक तरफा कार्रवाई है। ये कोचिंग सेंटर वालों पे एक तरफा इन्होंने लाठी चलाई है और ये किसी को नहीं कुछ कह रहे। आप जाके देखो, बहुत सारे मॉल वगैरह खुले हुए हैं, उनको ये कुछ नहीं बोल रहे, बस हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बस इन्हें कोचिंग सेंटर बंद कराने हैं, जाके देख लो आप कितना तो जी ये सुन नहीं रहे बिल्कुल भी, बिना किसी नोटिस के सील लगा रहे। फिर तो जी देखो हम करेंगे क्या? डीएम साहब के वहीं पर जाके बैठेंगे, हमारा तो धंधा सब बंद हो जाएगा। आप ही बताइए क्या करेंगे?